नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 11 इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत के अपवाह तंत्र यानी भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। और स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में विद डिटेल स्टडी करेंगे और उससे संबंधित बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी के 10 वीडियो और कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वे वीडियो आपने नहीं देखे तो पहले वे वीडियो देखेगा और तभी आगे बढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम गंगा रिवर को पढ़ने से पहले, गंगा नदी के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गंगा नदी जो है वो किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो भारत के अंदर अगर हम अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। भारत का अपवाह तंत्र यानी कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। तो पहले हिमालय अपवाह तंत्र या हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें स्पेसिफिकली 3 नदियाँ आएंगी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिन्हें उत्तर भारत की नदियों के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या दक्षिण भारत की नदियाँ, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियाँ आती हैं, जिन्हें हम दक्षिण भारत की नदियों के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलने वाली एक नदी है या हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन्हें हम आने वाले लेक्चर नंबर 12 और 13 में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि जो गंगा नदी है वो हिमालय अपवाह तंत्र या हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो अब हम हिमालय से निकलने वाली नदियों के पहले नदियों में सबसे पहली जो नदी है वो हम पढ़ेंगे गंगा रिवर यानी कि गंगा रिवर सिस्टम या गंगा नदी तंत्र। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि गंगा नदी का जो बेसिक्स है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गंगा नदी है उसके बेसिक्स में, तो गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई ये आप देख सकते हैं 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी दो देशों में बहती है, एक तो भारत और एक बांग्लादेश। ये भारत में उत्तराखंड से निकलती है और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहाँ ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भी बनाती है। अब आइए हम देखते हैं कि गंगा नदी जो है यो कितने राज्यों से बहती है। तो गंगा नदी, जैसे कि मैंने आपको बताया, गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड में होता है और उत्तराखंड में होने के बाद में ये भारत के 5 राज्यों से बहती हुई, जैसे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के बाद में ये बांग्लादेश में बहेगी और बांग्लादेश में बहने के बाद में ये बांग्लादेश के दक्षिण में जहां बंगाल की खाड़ी है उसमें मिल जाएगी। तो अभी के लिए आपको ये पता चल गया होगा कि जो गंगा नदी है वो दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ वे क्या हैं, वे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम गंगा नदी के बारे में और जानेंगे कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये जो उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और उत्तराखंड से निकलने के बाद में ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद में दोस्तों ये बिहार में एंटर करती है और बिहार में एंटर करने के बाद में झारखंड में एंटर करती है और झारखंड में एंटर करने के बाद भी पश्चिम बंगाल में चली जाती है और पश्चिम बंगाल से एंटर करने के बाद में ये हुगली नदी से होते हुए पश्चिम बंगाल से, जो पश्चिम बंगाल में है हुगली नदी, जिसके शहर कलकत्ता जिसके किनारे पर बसा हुआ है, तो वहाँ से ये बांग्लादेश में बहती है और बांग्लादेश से बहने के बाद में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, वो भारत के 5 राज्यों से बहती है और 2 देशों से बहती है, भारत और बांग्लादेश। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया कि भारत और बांग्लादेश से बहेगी, उसके बाद में भारत के अंतर्गत ये 5 राज्यों से बहेगी। अब उन 5 राज्यों में भी दोस्तों जो शहर हैं ये कितने शहरों से बहती है। तो भारत में जो सबसे पहले उत्तराखंड में है, तो ये उत्तराखंड में जो ऋषिकेश है वहाँ से बहेगी, फिर दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और पश्चिम बंगाल के होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी बांग्लादेश से पास होने के बाद में। तो आपको याद रखना है कि जो गंगा नदी है ऋषिकेश, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद,
ये जो 4 से 5 शहर है ये गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। और ये आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। हरि का पेट बनारस और इलाहाबाद में है। तो हरि का मतलब हरिद्वार या ऋषिकेश। जो ऋषिकेश और हरिद्वार वाले शहर हैं वे दोनों गंगा नदी के किनारे पर ही हैं। और पै का मतलब है इसमें जो बिहार के अंदर पटना है तो वो भी दोस्तों इसी नदी के किनारे पर स्थित है। जो बिहार के अंदर पटना है ये यहाँ मिलेगा पटना। पटना जो शहर है वो इसमें नहीं दिखाया गया है। और बनारस और इलाहाबाद इसमें उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद। यानी कि हरि का मतलब हरिद्वार हो गया, का मतलब कानपुर, पै का मतलब पटना हो गया, बनारस का मतलब बनारस और इलाहाबाद का मतलब इलाहाबाद। तो ये आपको याद रखना है। 5 से 6 शहर जैसे हरिद्वार, पटना, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद, ये जो 6 शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में और अन्य फैक्ट। तो गंगा नदी जो है ये स्वच्छ यानी कि स्वतः स्वच्छ यानी कि सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर होने वाली नदी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो गंगा नदी है वो खुद ही अपने आप ही प्यूरिफाई यानी कि शुद्ध होती रहती है। इसका जो जल है वो शुद्ध रहता है। इसीलिए तुमने देखा होगा जब गंगा से हम गंगा यानी कि डमरू में गंगा जल लेकर आते हैं तो वो खराब नहीं होता। और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। यानी कि बैक्टीरिया फेज वायरस के कारण जो गंगा नदी है उसका पानी शुद्ध रहता है। यह आप देख सकते हैं, यह बैक्टीरिया फेज वायरस का चित्र। और यह हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं गंगा नदी के अंतर्गत जो गंगा नदी में जो पानी को खराब करते हैं तो उनसे बचाता है। यह है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम गंगा नदी के बारे में और देखें तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह है गंगा डॉल्फिन, जिसे गैंगोटिक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ और गंगा नदी का उद्गम क्यों हुआ। तो इसका उद्गम दोस्तों शुरू में आप जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं ये गंगा नदी के नाम से नहीं होता। यानी कि ये जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, यानी कि जो भागीरथी नदी है जो गंगोत्री के गोमुख यानी कि हिमानी से निकलती है। और दूसरी तरफ जो अलकनंदा नदी है जो सतोपंथ हिमानी से निकलती है। तो ये दोनों देवप्रयाग में यहाँ मिलती हैं। और देवप्रयाग में मिलने के बाद में ये संयुक्त रूप से गंगा नदी बनाती है। अभी इस चित्र को हम और आगे से समझते हैं। यानी कि जैसे ये सतोपंथ है तो सतोपंथ से भागीरथी नदी निकलती है। यानी कि भागीरथी नदी निकलती है गोमुख यानी कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है तो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है क्या? भागीरथी नदी। और जो अलकनंदा नदी है यो सतोपंथ हिमानी से निकलती है और ये यहाँ देवप्रयाग बनाती है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद में जो इधर से यमुना नदी है जो भारत की सबसे बड़ी या गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की नदी की नहीं, भारत के अंदर जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनमें सबसे लंबी जो सहायक नदी है जिसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है तो यह यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। और उसके बाद में यहाँ आप ये देख सकते हैं ये प्रयागराज यानी कि जो आज का इलाहाबाद है, यानी कि पहले इलाहाबाद था प्रयागराज का नाम से, तो ये यहाँ पे मिल जाती है। और इस पे मिलने के बाद में ये बांग्लादेश में यहाँ पे एंटर कर जाती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा मेघना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी का उद्गम पहले गंगा नदी के नाम से नहीं होता। ये भागीरथी नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो गोमुख से निकलती है और सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा जो निकलती है और जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं तो ये अलकनंदा ही कहलाती हैं और वहाँ पे ही गंगा नदी का उद्गम होता है। यानी कि अब मैं इस चित्र को और डिटेल से आपको समझाना चाहता हूँ। यानी कि दोस्तों ये गंगोत्री है तो गंगोत्री उत्तराखंड में है। ये सब जितनी भी बातें हैं ये सब उत्तराखंड की है। तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है उससे भागीरथी नदी निकलती है और इधर ये बद्रीनाथ जो है यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। और अलकनंदा नदी जब यहाँ पे धौली गंगा से मिल जाती है तो यहाँ पे विष्णुप्रयाग मिलता है। यानी कि यहाँ पे विष्णुप्रयाग में मिल जाती है और उसके बाद में धौली गंगा ही कहलाती है। और उसके बाद में यानी कि उसके बाद में ये जो नंदाकिनी नदी है जब ये अलकनंदा नदी से मिलती है तो ये दोस्तों नंदप्रयाग बनाती है और ये अलकनंदा नदी ही कहलाती है। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं जो मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से आ रही है तो ये जब अलकनंदा नदी
जो उसके बाद में पिंडारी नदी, और पिंडारी नदी जब अलकनंदा से मिल जाती है तो ये कर्णप्रयाग बनाती हैं और ये अलकनंदा ही कहलाती है। उसके बाद में अलकनंदा नदी जो केदारनाथ है, केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी आ रही है ये यहाँ पर रुद्रप्रयाग में इससे मिलती है और अलकनंदा नदी ही कहलाती है। और उसके बाद में अलकनंदा नदी कंटिन्यू करती है और यहाँ पे देवप्रयाग में मिल जाती है, किससे? भागीरथी नदी से। और जब ये भागीरथी नदी से अलकनंदा नदी मिलती है तो ये यहाँ संयुक्त रूप से क्या बनाती है? गंगा नदी बनाती है। और गंगा नदी ही 5 प्रयाग यानी कि पंच प्रयागों के मिलने से बनती है। अब आप इस चित्र के माध्यम से पूरी डिटेल में समझ गए होंगे कि गंगा नदी का उद्गम कैसे और क्यों हुआ। अब दोस्तों हम देखते हैं गंगा नदी की जो सहायक नदी हैं उनमें। तो गंगा नदी की सहायक नदियों को दोस्तों हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो आप कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व है, यानी कि इस तरफ है। तो इसका बायां भाग जो होगा वो तो ऊपर को होगा, इसका बायां भाग जो होगा दोस्तों वो ऊपर होगा और दायां भाग जो होगा वो इसका क्या होगा? नीचे होगा। तो ये भी याद रख सकते हैं, यानी कि ये दाएं भाग पर बहने वाली नदियां हैं और ऊपर ये बाएं भाग पर बहने वाली नदियां हैं। तो आपको ये याद रखना सबसे पहले तो कि जो गंगा नदी है उसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो यमुना नदी है। और दाएं तट पर गंगा की सहायक नदी यमुना को छोड़कर जितनी भी नदियां हैं वे सभी प्रायद्वीपीय भारत से आ रही हैं, यानी कि दक्षिण के भारत से आ रही हैं। तो ये जो नदी हैं ऊपर जैसे गोमती नदी, घग्गर नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, और ये जो है ये सब बाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं। और नीचे जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, हुगली नदी, फरक्का नदी, और ये जो नदियां हैं ये सब क्या हैं? ये दाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं। तो सबसे पहले जो गंगा की सहायक नदी है यमुना, वो हम जानेंगे। तो गंगा ये नदी जो है ये यमुना जो नदी जो है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यो हिमालय से निकलकर आती है। और चंबल, सिंध और बेतवा नदी और टोंस नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। यानी कि यमुना नदी जो है तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। और चंबल नदी, बेतवा नदी और जो सोन नदी है और टोंस नदी है वो इसकी क्या है? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश में मऊ से जो जनापाऊ की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और यह इटावा के पास यमुना से आके बाद में मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश में जो रायसेना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकलती है और विंध्याचल की जो माउंटेन रेंज है उनका पार्ट है। कौन? जो रायसेना हिल है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है भारत की पहाड़ियों के बारे में। और उसके बाद में सोन नदी की बात अगर हम करें तो जो सोन नदी है, यानी कि पहले हमने चंबल नदी के बारे में बताया कि जो चंबल नदी है वो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है उसके मऊ में जो जनापाऊ की पहाड़ियां हैं वहाँ से निकलती है और इटावा के पास में यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद में बेतवा नदी, तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश में जो रायसेना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकलती है और विंध्याचल की जो माउंटेन रेंज है उन्हीं का ही रायसेना जो हिल है वे पार्ट है, जो उसी में रायसेना डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सोन नदी। तो सोन नदी तथा नर्मदा नदी दोनों ही अमरकंटक से निकलती हैं। यो अमरकंटक है तो अमरकंटक से निकलती हैं और जिसमें से नर्मदा नदी जो है यो अरब सागर में गिरती है, जबकि सोन नदी जो है यो गंगा नदी में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में अगर दोस्तों हम केन नदी के बाद में बात करें, यानी कि इसकी एक सहायक नदी केन नदी भी है यहाँ पे। तो जो केन नदी है, केन नदी भी गंगा की सहायक नदी है जो गंगा के दाएं तट पर है, यानी कि ये दाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं। अभी बाएं तट पर बहने वाली नदियों की बात नहीं कर रहे हम। तो जो दाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं वे चंबल, बेतवा, सोन, टोंस और जो केन नदी है ये है। केन नदी इस मैप में नहीं दिखाई गई, मगर आपको याद रखनी कि केन नदी और टोंस नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, ये 5 के 5 किसकी नदियां हैं? सहायक नदियां। ये गंगा की सहायक नदियां हैं और ये दाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं। अब हम बात करेंगे बाएं तट पर बहने वाली नदियां। तो बाएं तट पर बहने वाली जो नदियां हैं दोस्तों उनका जो संख्या है वो 5 है। यानी कि एक तो है गोमती नदी, सबसे पहले आप देख सकते हैं गोमती नदी। दूसरे नंबर पर है घग्गर नदी, ये आप देख सकते हैं घग्गर नदी। तीसरे नंबर पर है कोसी नदी और गंडक नदी और रामगंगा, जो इस मैप पे नहीं दिखाई गई है, मगर रामगंगा बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए मैंने इस मैप में नहीं डाला। मगर रामगंगा आप ये ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर मिलेगी। गोमती नदी और गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है इसके बीच में रामगंगा नदी मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोमती, गंडक, घग्गर, रामगंगा। जो गंगा नदी की सहायक नदी हैं ये उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, यानी कि गोमती, गंडक और घाघरा घग्गर नदी जी के नाम से जाना जाता है और रामगंगा। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों
जो कोसी नदी है, कोसी नदी को छोड़कर जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं बाएं तट पर बहने वाली, वे सभी उत्तर प्रदेश के अंदर मिल जाती हैं। जबकि गंडक, कोसी और सोन नदी जो है ये गंगा के बिहार में मिलती हैं। यानी कि गंडक नदी, कोसी नदी और सोन नदी ये बिहार में मिलती हैं, ये याद रखना। और रामगंगा जो है दोस्तों वो नैनीताल के पास में एक हिमालय की श्रेणी से निकलती है जो कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों हम PYQ पढ़ेंगे। पहले मैं ये जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ वन बाय वन करके। उसके बाद में अगर हम गोमती नदी की बात करें तो जो गोमती नदी है दोस्तों वो फुल्लार झील से निकलती है, और फुल्लौर झील जो है ये पड़ती है उत्तर प्रदेश के, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको मिलेगी। उसके बाद में गंगा नदी यानी कि जो घग्गर नदी है ये नेपाल से आती है, जो गंगा की एक सहायक नदी है, और ये उत्तर प्रदेश के जो बलिया डिस्ट्रिक्ट है उसमें गंगा से मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे गंडक नदी की। तो गंडक नदी जो है ये भी नेपाल से आती है और पटना में मिल जाती है। पटना बिहार में पड़ता है। और कोसी नदी जो है ये भी नेपाल से आती है, और बिहार को कोसी का नदी का शौक भी बिहार को कहा जाता है, आपको पता होगा, और बिहार में ही मिल जाती है। उसके बाद में शारदा नदी जो है ये आपको याद रखना दोस्तों। जो शारदा नदी है ये किसकी सहायक नदी है, यानी कि जो शारदा नदी है यो घग्गर नदी की सहायक नदी है, यो भी आपको याद रखना। और यो जो बहराम घाट है उसके समीप से जो घग्गर नदी है उसमें मिल जाती है। शारदा नदी जो है उसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यो आपको याद रखना कि जो शारदा नदी है उसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सरयू, पूर्वी रामगंगा, चौकिया और शर्मा और लिसार ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं, जो शारदा नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की। और घग्गर नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि जो शारदा नदी है और जो पूर्वी रामगंगा है और सरयू है, जो शारदा नदी की सहायक नदियां हैं, वे भी गंगा नदी की यानी कि सहायक नदियां होंगी। तो दोस्तों ये था गंगा नदी के बारे में टोटल डिटेल्ड वीडियो, यानी कि मैंने इनमें सभी जो गंगा नदी हैं और उसके सहायक नदियां उनके बारे में आपको पढ़ा दिया। मैं एक बार इसे रिकैपिंग कर देता हूं, आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आप अच्छे से। सबसे पहले अगर गंगा नदी की टोटल हम बात करें तो गंगा नदी दोस्तों जो है वो गंगोत्री यानी कि हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दो देश भारत और कहाँ बहती है? बांग्लादेश में बहती है। उसके बाद में अगर यमुना नदी की बात करेंगे तो यमुना नदी जो है यो भारत की और अंदर जो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी उसकी सबसे बड़ी भी सहायक नदी है, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपूछ से यमुना नदी। और गंगा नदी यो जो है इसका जो संगम होता है गंगा नदी से वो इलाहाबाद यानी कि जो आज का प्रयागराज है वहाँ से होती है। शारदा नदी जो है जिसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है वो हिमानी यानी कि नेपाल में हिमानी से निकलती है। कोसी, गंडक, रामगंगा, सोम, ये सोन नदी, चंबल नदी, गोमती नदी, इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब गंगा नदी की और उसकी सहायक नदी जो है उसका डिटेल मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम PYQ देखते हैं जो गंगा नदी है उससे संबंधित अभी तक कितने प्रश्न आए हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी उदाहरण कहाँ का है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का है, क्योंकि वो पश्चिम से दोस्तों पूर्व की ओर बहती है। इस तरीके से बहती है ना, ये जैसे हिमालय है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो ये पूर्वी अपवाह तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा नदी कहलाती है, तो ये पद्मा ही कहलाती है, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा, तो मैंने आपको बताया कि जो गंगा नदी है जब हुगली नदी यानी कि जब गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल के बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, तो जो पश्चिम बंगाल है उसमें एक शहर है कलकत्ता, तो वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हुगली नदी से जब गंगा नदी मिलती है तो वो बांग्लादेश से होते हुए जो सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का सुंदरवन डेल्टा वे बनाती है, और वो उसका जो कुछ भाग है वो पश्चिम बंगाल में भी है। तो यो आपको याद रखना है कि जो गंगा नदी है वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब वो गंगा नदी से बांग्लादेश में मिलती है तो वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और तो आपको याद रखना कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो बांग्लादेश में बहती है, और ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। यानी कि इसका जो निर्माण है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा हुआ है, और ब्रह्मपुत्र को ही
यानी कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग कितनी है? तो भूमि सतह से जो इसकी लगभग है वो है 6000 मीटर तक की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें और निम्नलिखित उत्तर दीजिए। यानी कि देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ये बात सही है, क्योंकि देवप्रयाग जो है यो इधर आप देख सकते हैं, इधर से अलकनंदा आती और इधर से यानी कि वो आती भागीरथी नदी, और ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं और वहीं तो गंगा नदी का निर्माण होता है। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा है रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, यानी कि इधर ये मंदाकिनी नदी आ जाएगी और मंदाकिनी नदी इससे मिलेगी, तो ये रुद्रप्रयाग यहाँ बनाएंगे। तो ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन भी सही है। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। केदारनाथ यानी कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, क्योंकि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं उनमें एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। यहाँ पे केदारनाथ लिखा गया है, तो केदारनाथ की जगह बद्रीनाथ होना था। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी किस जल अपवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो जो मंदाकिनी नदी है ये किस जल अपवाह और मुख्य नदी से संबंधित है? तो यह है अलकनंदा। नेक्स्ट है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो पूर्वी धौली गंगा जो सहायक नदी है ये काली नदी की है, या जिसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी धौली गंगा जो है उसे काली नदी की सहायक नदी है, और काली नदी जो है वो लिपुलेख दर्रा जो है जो उत्तराखंड में पड़ता है उसके पास से काली पानी से निकलती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गौरी, सरयू, लोहावती, लधिया और कुथुजंगती हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट है उस नदी का नाम बताएं जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में मिलती है, यानी कि उस नदी का नाम हम बताना है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में मिलती है। तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में जो नदी मिलती है, यानी कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती हैं, तो रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के बीच में जो बहती हैं वो है मंदाकिनी नदी, यानी कि वो है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो है अलकनंदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बाहा नदी है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो बाहरी बहने वाली नदियाँ है वो गंगा है, क्योंकि गंगा नदी जो है ये क्षेत्रफल से और लंबाई में दोनों में ही सबसे है, यानी कि ये 13.12 किलोमीटर एरिया में फैली है, यानी कि मिलियन स्क्वायर 13.12 मिलियन वर्ग मीटर में फैली है, यानी कि 13.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली है। नेक्स्ट है भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो निकलती है वो गौमुख से निकलती है। नेक्स्ट है गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से हुआ है, तो गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें सिर्फ एक ही नदी ऐसी है जिसका उद्गम यानी कि कहाँ से हुआ है? मैदान से हुआ है, यह है गोमती नदी। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं उनका सभी का उद्गम किसी न किसी ग्लेशियर से होता है। तो जो गोमती नदी है उसका उद्गम स्थल जो गोमत ताल है, जो फुल्लर झील है, जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ती है, यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से हुआ है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी जो है ये रामगंगा है, रामगंगा। वो कह रहा है कि नहीं है, यानी कि बेतवा भी है, चंबल भी है और केन भी है और सोन भी है, मगर रामगंगा नहीं है, क्योंकि रामगंगा जो है यानी कि यमुना नदी जो है, यमुना नदी तो दाएं तट पर है और रामगंगा बाएं तट पर है, तो जाहिर सी बात है यमुना नदी जब दाएं तट पर है तो दाएं तट पर बहने वाली जो नदियां हैं वे ही यमुना नदी की सहायक नदियां होंगी, और जो बाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं वो नहीं होने की। तो रामगंगा बाएं तट पर बहती और ये तीनों क्या बहती? दाएं तट पर बहती है। तो बेतवा, चंबल, केन ये सब सहायक नदी हैं और रामगंगा सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बंदरपूंछ, बंदरपूंछ उत्तराखंड में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो यमुना नदी से कौन सी नदी ऐसी है जो नहीं मिलती है? तो यमुना नदी से दोस्तों सोन नदी जो है यो नहीं मिलती और सब मिलती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है?
यानी कि आपको बताना चंबल नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती, तो चंबल से। नेक्स्ट है बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना से, क्योंकि यमुना की सहायक नदी है तो मिलेगी तो है ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? उत्तर बहनी मतलब बाएं तट पर बहने वाली नदी बतानी, कि बाएं तट पर जो बहने वाली नदी है गंगा नदी की वो कौन सी है? तो उत्तर या बाएं तट पर जो बहने वाली नदियां है वो दोस्तों सोन नदी है, सोन नदी। और सब क्या बहती है? दाएं तट पर बहती है, कोसी, घग्गर और गंडक, ये सब क्या है? ये सब वो कह रहा है कि बाएं तट पर बहने वाली नदी है, तो बाएं तट पर जो बहने वाली नदी है यो है सोन नदी। नेक्स्ट है कौन सी श्रेणी, यानी कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती है? तो जल विभाजक का जो कार्य करती है सोन नदी और यमुना नदी के बीच में वो करती है, तो यमुना और सोन नदी के बीच में जल विभाजक का जो कार्य करती है वे करती है कैमूर की पहाड़ियाँ। यानी कि यमुना और सोन नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य कैमूर की पहाड़ी करती हैं। सोन नदी जो है वो प्रायद्वीप या भारत से आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर की जो श्रेणी है वे सोन नदी के उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्माण करती हैं और यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नदी का जल प्रवाह या जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है सोन नदी का, सोन नदी का। यानी कि सोन नदी जो है यो 70,055 वर्ग किलोमीटर में फैली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।